स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। हम विद्युत परिपथ के पूरा अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से परिपथ होंगे और किस प्रकार से हम परिपथों में वोल्टता धारा का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो चुका था। उसके हमने सारे जो न्यूमेरिकल्स थे, आपके आंकिक प्रश्न थे, वो कर लिए थे। एग्जाम्पल्स आपको करने दिए थे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और साथ साथ में आपको जो पूरा है जो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं तो आपको उनको भी है वो नोट करते रहना है। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसके भी मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर, तो वहां पर आप जाके देख लीजिए और वहां पर नोट्स है उनको लिख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा 6, चैप्टर नंबर 6 है वो है आपका है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथों के बारे में हम अच्छे से वो अध्ययन करेंगे कि किस किस प्रकार के परिपथ होते हैं, किस प्रकार से वहां पर परिपथों के अंदर अवयव लगे होते हैं और इनका किस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे विद्युत परिपथ के अंदर जाल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हमें जाल के बारे में कि जाल क्या होता है। तो देखो जाल क्या होता है उसकी परिभाषा मैं यहाँ पर लिखता हूं कि किसी विद्युत परिपथ में जब संधारित्र प्रतिरोध प्रेरकत्व डायोड ट्रांजिस्टर आदि अवयव लगे हो तो इसे जाल कहते हैं। कि मान लो कोई एक विद्युत परिपथ, अब विद्युत परिपथ तो जानते हो, विद्युत परिपथ मतलब जिसमें हमारे को एक धारा प्रवाहित करने के लिए एक विद्युत परिपथ, तारों का एक विद्युत परिपथ बनाया जाता है ताकि वहां पर धारा प्रवाहित हो सके। तो एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, संधारित्र, प्रेरकत्व क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संधारित्र हम पढ़ चुके हैं। संधारित्र भी लगा हो, प्रतिरोध भी लगा हो, डायोड भी लगा हो, ये अगले चैप्टर में आएंगे। अब जो आगे के आपके जो 17वां चैप्टर रहेगा ना, आगे का जो चैप्टर रहेगा, ठीक है। अभी तो छठा है, छठे बाद में 7 आएगा, लेकिन 17वां जो चैप्टर है वो, ठीक है। तो आपका डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, पीएन संधि वगैरह वगैरह जो भी जितने अवयव है वो अगर किसी एक परिपथ में लग गए तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक जाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जाल। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक परिपथ में हमने एक लगा दिया प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक लगा दी बैटरी, यहां पर इस प्रकार से एक प्रतिरोध और लगा दिया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ही मतलब बनाओ, जाल बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं। मैंने तो जो नोट्स बना रखा है उससे बना रहा हूं मैं। देखो और यहाँ पर लगा दिया एक प्रेरकत्व। प्रेरकत्व असल में क्या होता है? कुंडली जो होती है ना उसी को प्रेरकत्व बोलते हैं। तो ये कुंडली प्रेरकत्व है और यहाँ पर लगा दिया एक संधारित्र और इस प्रकार से ये हो गया आर, ये भी आर, ये एल, ये सी। एल मतलब प्रेरकत्व, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार से एक ही परिपथ के अंदर, ये क्या है? परिपथ है। ये क्या है? विद्युत परिपथ है। ये विद्युत परिपथ है और इस विद्युत परिपथ में आप देख पा रहे हो कि इस विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोध भी है, प्रेरकत्व भी है, संधारित्र भी है, डायोड भी है। डायोड को कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये डायोड हो गया आपका, डायोड भी है, ठीक है, ट्रांजिस्टर भी है। तो ऐसे बहुत सारे जब अवयव हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। तो ये पूरा क्या आपका एक जाल है। क्या? एक जाल है। तो महत्वपूर्ण ये परिभाषा के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कुछ परिभाषाएं ध्यान में रखनी है, उन्हीं परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका जो जाल है, जाल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम आगे करेंगे शाखा के बारे में अध्ययन। शाखा क्या होती है? तो देखो ये ध्यान में रखना है कि जाल क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना ताकि आगे जो शाखा वगैरह है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो शाखा, तो शाखा क्या होती है? जाल का बंद परिपथ एक
शाखा से मिलकर बना होता है। समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो जाल का जो बंद परिपथ होता है, बंद परिपथ हमने देखा था ये इस प्रकार से, तो ये जो बंद परिपथ है, तो इस प्रकार से ये जो बंद परिपथ है, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं शाखा, इनको हम क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। ये जो इस प्रकार से ये क्या होगी, शाखा होगी। यहाँ पर देखो कितनी शाखाएं हैं, एक ये शाखा आ रही है, एक ये शाखा, एक ये शाखा, अगर इस पॉइंट की बात करें, ठीक है। तो ये एक पूरा बंद परिपथ है। अगर यहाँ पर वो लगा दे प्रेरकत्व और, तो यहाँ पर ये जो इस प्रकार से ये वाली लाइन है, ये क्या होगी आपकी एक शाखा होगी। ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी आपकी एक शाखा होगी। या ऐसे बोल सकते हो कि जो भी यहाँ पर अवयव लगे हैं, ठीक है, जो भी क्या लगे यहाँ पर अवयव लगे हैं, उन अवयवों की जो मतलब जो यहाँ पर शाखाएं होती है, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं शाखा। समझ रहे हो यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से एक शाखा यहाँ पर, ठीक है, ये कोई यहाँ पर शाखा नहीं है, ये आपकी एक शाखा है, ठीक है, ये भी एक आपकी शाखा है, ये भी एक आपकी एक शाखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शाखा की परिभाषा है। बस आपको नॉर्मल से ध्यान रखना है कि शाखा असल में होती क्या है, जो हमने बता दिया। परिभाषा अच्छे से वो जो आपकी जो नोट्स है उसके अंदर लिख रही है, तो वहां से आप लिख लेना। अब बात करते हैं हम किसके, संधि बिंदु या नोड की। संधि बिंदु या नोड, नोड। तो संधि बिंदु या नोड क्या होता है कि कोई भी आपका जो एक बंद परिपथ है, ठीक है, विद्युत जो बंद परिपथ है, जिसमें बंद परिपथ के अंदर है वो अगर जब दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है, बंद परिपथ के अंदर जब दो या दो शाखाएं किसी बिंदु पर मिलती है, लिख लेते हैं यहाँ पर परिभाषा इसकी, किसी बंद विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर जब दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है, तो उसे संधि बिंदु कहते हैं। तो उसे संधि बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो कैसे, जैसे अभी हमने जो परिपथ बनाया था कि इस प्रकार से ये जो परिपथ था, ठीक है, वेक्टर लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेरक तो लगा दिया, और इस प्रकार से संदर्भ लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक आपकी शाखा है, ये आपकी एक शाखा है, ये आपकी शाखा है। तो ये जो शाखा है और ये जो शाखा है और ये शाखा, ये तीनों कहां पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है ना। तो ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसी को हम क्या कहते हैं, संधि बिंदु, या फिर बोलते हैं इसको नोड। संधि बिंदु मतलब जब दो या दो से अधिक क्या करती है शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती है, दो या दो से अधिक, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा एक ही बिंदु पर मिले, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, नोड या फिर संधि बिंदु बोलेंगे। तो ये भी आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, और शाखा भी आपको समझ में आ गई, ये जो शाखा है वो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, पास या लूप। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा कौन सी है, पास या लूप। पास या लूप ये क्या होते हैं, देखो, तो विद्युत परिपथ में शाखाओं से मिलकर बनने वाला बंद परिपथ लूप या पास कहलाता है। लूप या पास कहलाता है। क्या देखो परिभाषा के अंदर क्या बोला गया है कि एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, उस विद्युत परिपथ में शाखाओं से मिलकर एक बनने वाला एक बंद परिपथ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लूप या पास बोलते हैं। कैसे, वापस से वही लेते हैं कि इस प्रकार से ये आपका बैटरी होगी, और रेक्टो लगा दिया, संदर्भ लगा दी। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर लूप कौन सा है सॉरी, तो लूप कौन सा है, तो लूप देखो यहाँ पर ये शाखा 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 शाखा, ये बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ये बहुत सारी शाखाएं मिलकर क्या करी, 1 2 3 4, ये जो शाखाएं हैं वो मिलकर क्या करी, एक बंद लूप का निर्माण करिए ना, एक बंद परिपथ का निर्माण करिए ना। तो इसी बंद परिपथ को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो ये इस प्रकार से ये शाखाएं मिलकर क्या कर रही है, एक बंद लूप का निर्माण कर रही है ना, तो इसी बंद परिपथ का निर्माण कर रही है ना, तो इसी को हम लूप या पास बोलते हैं। तो समझ में आ गया हो कि लूप या पास क्या होता है। विद्युत परिपथ में जो बहुत सारी शाखाएं हैं, तो शाखाएं मिलकर एक बंद परिपथ का निर्माण करती है। जैसे ये एक बंद परिपथ बन गया, तो इसी बंद परिपथ को हम क्या कहते हैं, लूप या पास कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। जाल क्या होता है, जब बहुत सारे अवयव क्या कर दिए जाते हैं, बहुत सारे अवयव, ठीक है, वो क्या कर दिए जाते हैं, एक विद्युत परिपथ में लगा दिए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जाल। ठीक है, जो जाल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, शाखाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो अलग अलग अवयव जो होते हैं उनको, उनकी जो मतलब वहां पर लगे होते हैं, उन्हीं को हम शाखाएं कहते हैं। इसके बाद उन्होंने पढ़ा संधि बिंदु, जब दो या दो से अधिक जो शाखाएं हैं वो किसी बिंदु पर मिलती है, जैसे ये इस बिंदु पर मिल रही है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, संधि बिंदु या फिर नोड बोलेंगे। फिर पास या लूप, तो जो शाखाएं मिलकर एक बंद परिपथ का निर्माण करती है, उसी बंद परिपथ को हम क्या बोलते हैं, लूप या पास बोलते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, इनके बारे में आपको पता रखना है यहाँ पर। अब देखो आगे बात करते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे किरचॉफ नियम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है किरचॉफ नियम, किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम क्या है उसको समझते हैं। देखो, जब भी आपको कोई विद्युत परिपथ दिया जाता था जिसके अंदर कोई भी मान लो प्रतिरोध वगैरह लगा होता था, ठीक है, जैसे ये मान लो एक विद्युत परिपथ है जिसके अंदर प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी इस प्रकार से, और यहाँ पर दे दिया बैटरी का वोल्ट मान लो V वोल्ट है, और यहाँ का प्रतिरोध R है, तो आपको बोल दिया कि आपका प्रतिरोध यहाँ पर R है। ठीक है, ये अब मैं बोलूं यहाँ पर कि यहाँ पर बताओ कि इस प्रतिरोध में कितना कितना यहाँ पर इसके सिरों के मध्य कितना विभवांतर है। तो यहाँ पर चूंकि एक ही आपका प्रतिरोध है, तो आप यहाँ पर ओम के नियम से क्या बोल सकते हो कि ओम के नियम से यहाँ पर बोल सकते हो कि किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, वो अलग भौतिक अवस्था नहीं रखी जाए, तो किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के वो क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमने नियम पढ़ा ना। तो ये कोई भी तार है, मान लो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, तो इसके सिरों के मध्य अगर हमारे को विभवांतर चाहिए तो हमारे को इसमें जो प्रवाहित धारा है वो देखनी पड़ेगी। आई, तो यहाँ पर प्रवाहित धारा तो के समानुपाती होता है, मतलब यहाँ का जो V होगा वो क्या होगा, आपका जो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, मतलब आई जो V है वो समानुपाती आएगा, और समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आएगा IR। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि इन दोनों सिरों के मध्य जो आपका विभव है वो कितना है, IR है। कितना है, IR है। मतलब हमने क्या किया, ओम के नियम से हमने विभव निकाल लिया ना, ये धारा भी निकल जाएगी यहाँ पर। अब ये तो देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म, मतलब यहाँ पर ये परिपथ है तब निकल गया। अब मान लो बहुत सारे जटिल परिपथ हो, मतलब तार के अंदर तार लगा दिया, बहुत सारे अवयव लगा दिए, यहाँ पर प्रतिरोध मतलब संधारित्र वगैरह वगैरह बहुत सारे जब हमने अवयव लगा दिए यहाँ पर, तो फिर हम किस प्रकार से वो वहां पर ओम का नियम का प्रयोग करेंगे। तो जब बहुत सारे आपके क्या हो जाते हैं, जब अवयव लगा दिए जाते हैं किसी विद्युत परिपथ के अंदर, अभी यहाँ पर तो एक प्रतिरोध लगा, तो आप आसानी से ओम का नियम लगा दो, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, और आपकी वोल्टता भी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, धारा भी आ जाएगी। वोल्ट आ गई, V बराबर क्या आ गया, IR आ गया, वोल्ट आ गई, V बराबर IR, और I का मान भी आ गया V बटा R। तो ओम के नियम से हमने यहाँ पर वोल्टता भी ज्ञात कर ली, अगर हमारे को बैटरी का वोल्ट पता है, और धारा भी हमने ज्ञात कर ली। लेकिन जब जटिल परिपथ आ जाते हैं, जब जटिल परिपथ मतलब जिनमें बहुत सारे आपके क्या हो, या तो बड़े बड़े मान लो जाल हो, या फिर बोल सकते हो जाल किससे मिलकर बन रहा है, अवयवों से मिलकर, जो मतलब संधारित्र वगैरह वगैरह जो भी प्रेरक प्रतिरोध है। तो ऐसे जब जटिल परिपथ आ जाते हैं तो वहां पर ओम का नियम है वो कार्य नहीं करता है। तो हमारे को एक नए नियम की आवश्यकता है, क्योंकि ओम का नियम है वो सरल परिपथों तक ही और सीमित रहता है। ठीक है, बड़े परिपथों में लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब कठिन रहता है, बहुत ज्यादा कठिन रहता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक नया नियम दिया गया, जो दिया गया किरचॉफ के द्वारा, और किरचॉफ ने वो अपने दो नियम दिए, उन दो नियमों की सहायता से हम कोई भी जटिल परिपथ हो, चाहे कैसा भी जटिल परिपथ हो, उन दो नियमों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उन जटिल परिपथों के अंदर धारा और वोल्टता का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ का नियम इसीलिए यहाँ पर दिया गया। अब बात करते हैं कि किरचॉफ का कौन सा नियम, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किरचॉफ का नियम क्यों दिया गया और किस लिए दिया गया और किस कारण दिया गया, उसका कारण भी हमने देख लिया कि किरचॉफ का नियम दिया गया वोल्टता और धारा ज्ञात करना जटिल परिपथों। किरचॉफ का नियम किस लिए दिया गया, जटिल परिपथों में वोल्टता और धारा का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि वहां पर ओम का नियम है वो लागू तो होता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहता है इस वजह से। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सा नियम दिया गया, तो पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का
प्रथम नियम, पहला होगा तो प्रथम बोलेंगे उसको, किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इसके भी अलग अलग नाम होते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर इसको बोलेंगे संधि नियम, संधि नियम भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको बोलेंगे किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम, ये इसके अलग अलग नाम है। या फिर इसको शॉर्ट में इंग्लिश में इसको बोलते हैं केसीएल। क्या बोलते हैं इसको? केसीएल, केसीएल। क्या होता है केसीएल का फुल फॉर्म क्या होगी? के मतलब किरचॉफ, सी मतलब करंट, एल मतलब लो, मतलब किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ धारा नियम, किरचॉफ धारा नियम, जैसे इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है, इसी का क्या है? शॉर्ट नेम है। तो ये तीनों या चारों नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। किरचॉफ का प्रथम नियम भी बोलते हैं, संधि नियम भी बोलते हैं, किरचॉफ का धारा का नियम, या फिर बोलते हैं इसको केसीएल या फिर किरचॉफ करंट लो। अब बात करते हैं कि जो किरचॉफ करंट लो है वो क्या है, या फिर संधि नियम है वो क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? आपका शून्य होता है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो अभी हम समझाएंगे, टेंशन मत लो। ये मान लो कि एक संधि बिंदु है। अब संधि बिंदु पर होता क्या है? संधि बिंदु कब बनता है? जब बहुत सारी क्या करती है, दो या दो से अधिक क्या करती है, शाखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ये एक मान लो एक हमारी शाखा आई थी, कैसे भी आ गई थी, ठीक है, तिरछी आ सकती है, नहीं आ सकती क्या? आ गई, एक और शाखा आ गई। फिर ये एक शाखा, फिर यहाँ पर एक इस प्रकार से निकलेगी, एक इस प्रकार से निकलेगी, एक इस प्रकार से निकलेगी। ऐसा नहीं हो सकता? ये हो सकता है ना भाई? जो शाखा आएगी वो कहीं ना कहीं जाएगी ना। ये भाई ये एक मान लो शाखा है, ये एक शाखा है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु पर काट रही है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये एक शाखा इस प्रकार चलेगी, एक इस प्रकार चलेगी, यहाँ पर एक शाखा और भी निकल सकती है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल देंगे। तो ये जो बीच में है वो क्या आपका संधि बिंदु है, जहां पर ये शाखा और ये वाले यहाँ पर हुई। अब मान लो इस शाखा में से आपकी धारा आ रही है I1 और इस शाखा में से धारा आ रही है I2। अब ये क्या हुई? ये जो I1 और I2 धारा आ रही है, ये एक शाखा है, ये एक शाखा है। ये शाखा क्या करी? एक बिंदु पर मिली। पहले क्या हुआ? ये शाखा और ये शाखा एक बिंदु पर मिली। मिलने के बाद में ये तीन आपके क्या होगी? शाखाओं बंट गई। मान लेते हैं यहाँ पर जो ये वाली जो तीसरी शाखा है उसमें से धारा जा रही है I3, इसमें से धारा जा रही है I4, इसमें से धारा जा रही है I5। कितनी जा रही है? I5। देखो अच्छे से समझना, इसकी परिभाषा ये जाल ऊपर वाले परिभाषा उसी को हम अध्ययन करें। हमें इतना पढ़ लिया कि जब शाखाएं मिलती है किसी बिंदु पर तो वो होता है आपका संधि बिंदु। अब इस संधि बिंदु से मान लो शाखाएं आपकी निकल गई तीन, यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ठीक है, तीन शाखाएं निकल गई, उनमें अलग अलग धारा जा रही। अब मैंने बोला क्या? देखो किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का, संधि बिंदु पर कितनी धारा मिल रही? एक I1 मिल रही है, एक I2 मिल रही है, क्योंकि दो शाखाएं हैं, एक में से I1 धारा आ रही है, एक में से I2 धारा आ रही है। तो कोई भी एक संधि बिंदु, ये रहा हमारा संधि बिंदु, ठीक है, नोड ये संधि बिंदु हो गया। तो किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली I1 और I2 मिल रही है, सभी धाराओं का, ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का जो बीजगणित योग है वो क्या रहेगा? आपका शून्य रहेगा। ये और ये इन सब का जो बीजगणित योग है वो क्या होगा? शून्य होगा। अब आप नॉर्मल से यहाँ पर बात जान सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इसको, कि जो आपकी I1 प्लस I2 है, मतलब I1 यहाँ से आई, I2 यहाँ से आई, इनको जोड़ दिया, वही तो किस में बनती है? वही तो आपके I3 I4 I5 में बनती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर होगी। मान लो यहाँ से दो पाइप है, ठीक है, आप इससे अच्छे से उदाहरण समझोगे। पाइप है, ठीक है, ये दो पाइप है, ठीक है, इन दो पाइपों में से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। यहाँ पर एक जॉइंट है, जॉइंट करने के बाद में हमने तीन पाइप निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ से मान लो 5 लीटर पानी आ रहा है, इस पानी इससे भी, इस पाइप से भी, इस पाइप से भी 5 लीटर पानी आ रहा है। अब उनको साथ में जोड़ दिया, तीन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पाइप लगा दिए। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी इन्हीं से आएगा ना, इससे 5 लीटर, इससे 5 लीटर आएगा। तो ये जो 5-5 लीटर है वही तो किसमें बंटेगा आपका? इसमें। यहाँ पर मान लो मतलब 5 लीटर, एक में 5 लीटर चला गया और एक में 3 लीटर चला गया, एक में 2 लीटर चला गया,
ऐसा हो सकता है ना। तो एक में 5, एक में 3, एक में 2, कितना हो गया 10 हो गया। तो मतलब यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, तो मतलब जितना पानी यहाँ पर आएगा उतना तो यहाँ पर निकलेगा। ऐसा थोड़ी कि संधि बिंदु पर कोई नया पानी जन्म ले लिया, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर आपकी धारा आएगी उतनी धारा बाहर निकलेगी। यहाँ पर 5 एम्पियर आई, यहाँ पर 5 एम्पियर आई, तो यही तो क्या होगी 5 एम्पियर 10 एम्पियर, तो यहाँ से इस संधि बिंदु से बाहर निकलेगी ना। तो उसी के आधार पर हमने ये कर दिया था। अब देखो यहाँ पर I1 प्लस I2 इस सब को इधर इस साइड में लेकर आ जाओ, तो माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड में कुछ नहीं बता 0। तो यहां से लिखते हैं I1 प्लस I2, सब में से माइनस को ले लो, तो I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर क्या हो गया 0। और ये तो बात है हमारी कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये देखो हमने बीजगणितीय योग किया है, क्या किया है यहाँ पर बीजगणितीय योग किया है, I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5, उसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य होता है। ठीक है, इसको बस ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर तो ये नॉर्मल से बिल्कुल आसान नियम है। यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि जो आपकी धारा आ रही है वो किसके बराबर होगी, जाने वाले धारा के बराबर होगी। तो उसी को हमने बस I3 इसको इस साइड में ले आगे, तो इस प्रकार से कुछ कर दिया। तो इसको हमने इस प्रकार से बोल दिया कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली जो धारा है उसका बीजगणितीय योग कितना होगा, आपका शून्य होगा। तो ये लिखना है। अब ये क्या आपका, ये आपका टोटल समीशन ही तो है, ये समीशन ऑफ I क्या होगा आपका 0 होगा। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये क्या है, सभी धाराओं का योग, सभी धाराओं का योग क्या होगा, आपका शून्य होगा। अब देखो बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बात होगी कि जो आपकी पहली बात महत्वपूर्ण है कि आने वाली धारा को पॉजिटिव लेंगे और जाने वाली धारा को नेगेटिव लेते हैं। हम क्या करते हैं, आने वाली जो धारा है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो जाने वाली धारा है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। देख लो यहाँ पर इस वाले में देख नहीं रहेगा कि जो आ रही है धारा I1 आ रही है पॉजिटिव, I2 आ रही है पॉजिटिव, I1 प्लस I2 कर दिया। फिर देखो आगे क्या है, I3 जा रही है, I4 भी जा रही है, I5 भी जा रही है, नोड भी जा रहा है, नोड नहीं जा रहा है, ये तो दर्शाया। ठीक है, I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 जा रही है, तीनों जा रही है यहाँ पर। तो देखो I3 जा रही है, इसका मतलब माइनस का क्या आना चाहिए, I3, माइनस का I3 है नहीं, माइनस को अंदर गुणा करवा दो क्या आ जाएगी, ऊपर वाला में देख लो माइनस का I3 आगे यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी I4 जा रही है, इसका मतलब I4 भी क्या होना चाहिए, माइनस, ये रही I4 माइनस, I5 भी जा रही है, तो ये भी क्या होगी, माइनस का I5। तो ये जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है किरचॉफ के प्रथम नियम में, कि जो आने वाली धारा होगी उसको हम प्रदर्शित करेंगे प्लस से, और जाने वाली धारा उसको हम प्रदर्शित करेंगे माइनस से। कोई कंफ्यूजन? चलो कोई कंफ्यूजन नहीं, तो अब आगे बात करते हैं कि जो केसीएल नियम है, केसीएल नियम, ये केसीएल तो आगे, इसके अंदर नियम तो आगे ना, केसीएल करंट किरचॉफ करंट लॉ जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। मतलब किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। यहाँ पर इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आवेश को संरक्षित किया जा रहा है कि मतलब जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश जाएगा, क्योंकि हमें पता आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। इसके बारे में हमने जो धारा विद्युत की उन चैप्टरों में अध्ययन कर लिया था। आवेश संरक्षण का नियम पढ़ दिया था ना, कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात होगी कि आवेश को ना तो हमने उत्पन्न किया और ना ही नष्ट किया। जितना हमारा आवेश आया उतना ही हमने उसको आगे भेजा यहाँ पर। तो ये जो किरचॉफ करंट लॉ है वो क्या है, आवेश संरक्षण पर आधारित नियम है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी जो इसकी बात है, ये दूसरी बात होगी। तीसरी जो बात है, ये जो नियम है, ये नियम बंद हुए खुले दोनों परिपथों के लिए लागू होता है। परिपथों के लिए लागू होता है कि मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी एक परिपथ इस प्रकार से बंद हो, ये जरूरी नहीं है। ये इस प्रकार से कोई भी एक संधि बिंदु पर जहां पर शाखा मिलेगी तो उसके लिए भी ये लागू है। जैसे ये बंद परिपथ थोड़ी बंद नहीं है, यहाँ पर शाखा क्या कर रही है, यहाँ पर मिल रही है, आपस में नहीं मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये बंद परिपथ नहीं है, तो यहाँ पर भी लागू हुआ। तो इस जो बंद परिपथ भी होगा और जो खुला परिपथ भी होगा, ठीक है, तो ये बंद हो गया, ये खुला हो गया, तो दोनों पर ये क्या होगा, जो ये नियम होगा जो किरचॉफ करंट लॉ है वो दोनों पर क्या होगा, आपका लागू होगा। तो ये जो तीन बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिभाषा हमने पढ़ ली, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया यहाँ पर कि किस प्रकार से वो पहला नियम है जो आपका है, ठीक है।